आइए, गुड आफ्टरनून। आज अपने लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। सेमेस्टर 5 का जो पेपर है टैक्सेशन टू, उसमें 2 पार्ट रहता है। पार्ट ए डायरेक्ट टैक्स, जिसमें 3 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। एंड पार्ट बी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मॉडल 2, जो इनडायरेक्ट टैक्स है हम लोग का, जो अपना इनडायरेक्ट टैक्स है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ये आपका ग्रुप डी एंड ग्रुप ई में रहेगा। पेपर का लास्ट 2 ग्रुप्स, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई में आपका इनडायरेक्ट टैक्स दिया रहेगा। अच्छा, ग्रुप डी जो रहता है, ग्रुप डी में आपको बता दें कि इसमें आपको 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स, तो 20 मार्क हो गया आपका, 20 मार्क्स। एंड ग्रुप ई में 2 क्वेश्चन ईच ऑफ 10 मार्क्स, ये भी आपका 20 हो गया, 40 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा ग्रुप डी जो रहेगा आपका, इसमें सिर्फ जीएसटी रहेगा। इसमें सिर्फ क्या रहेगा आपका, सिर्फ जीएसटी। ग्रुप डी में सिर्फ जीएसटी दिया रहेगा। ग्रुप ई जो रहेगा उसमें एक सम्स लॉन्ग सम जीएसटी का रहेगा और एक सम्स आपका कस्टम का रहेगा। एक सम्स आपका कस्टम का रहेगा, मतलब एक सम्स जीएसटी का लॉन्ग सम्स एंड दूसरा लॉन्ग सम्स आपका कस्टम का दिया रहेगा। आज जीएसटी का जो ग्रुप डी जो है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस लिखना है, 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स, उसमें आपका थोड़ा थ्योरी भी रहेगा एंड कुछ सम्स भी रहेगा। आज अपने लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग सम्स वाला एरिया डिस्कस कर रहे हैं। और सम्स वाले एरिया का जो रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है, ये अपने लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ये अपने लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, हम लोग सम्स किस एरिया पे हम लोग को सम्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग को सम्स करना है एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर अभी तक सीयू क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर ये सीयू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर में इसके ऊपर सम्स करने से पहले, एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग किसको बोलते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है। तो एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन बोलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द जीएसटी एक्ट में ये बोला गया है कि इसके अंदर सारा का सारा जितना भी आपका इंट्रा स्टेट सप्लाईज होगा उसको लेना। सेकेंड, जितना भी इंटर स्टेट सप्लाईज होगा, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब विद इन बिटवीन 2 स्टेट्स, उसको लेना। यदि कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होता है तो उसको भी लेना, कोई जियो रेटेड सप्लाई होता है तो उसको भी लेना, कोई एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट और गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, तो उसको भी लेना। इसका मतलब 5 पॉइंट्स हम आपको बताएं, 5 पॉइंट्स को लेना है। ठीक है, एक और उसमें ऐड होगा स्टॉक ट्रांसफर या फिर ब्रांच ट्रांसफर, नीचे लिख दिए, देखिएगा। ये हम लोग हमेशा ऑल ओवर इंडिया बेसिस का लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड ऑन पैन इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया बेसिस का लेते हैं। पूरे इंडिया में जितना आपका होता है सबको एक साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको स्टॉक ट्रांसफर एंड ब्रांच ट्रांसफर भी लेना है। इसका इनडायरेक्टली देखा जाए तो 6 पॉइंट्स को लेना, 6 पॉइंट्स को। सब फर्स्ट क्या बताएं आपको, फर्स्ट हम आपको बताएं इंट्रास्टेट सप्लाईज, सेकेंड इंट्रा स्टेट, थर्ड एग्जेम्प्टेड, फोर्थ जियो रेटेड, फिफ्थ वन एक्सपोर्ट सेल एंड लास्ट वन 6 नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच ट्रांसफर। एक कंपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को यदि स्टॉक भेजता है, ठीक है, तो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर काउंट करेंगे। पर ध्यान रखना, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को ट्रांसपोर्ट यदि भेजेगा, उनका यदि रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट हो,
इन सच केस एग्रीगेट टर्नओवर नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट का मतलब यदि वो दूसरे स्टेट पे भेजेंगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट वाइज होता है, ठीक है। इसका मतलब यदि डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आने पर ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर को ऐड नहीं करना है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर रहने पर उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या नहीं लेते हैं, तो सबसे पहले बता दिए ब्रांच ट्रांसफर एंड स्टॉक ट्रांसफर हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट हो जाए तो मत लेना, ठीक है। एंड सेकेंड, जो इनवर्ड सप्लाई, जो आपको वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो आपको इनवर्ड सप्लाई मिला जिसके ऊपर टैक्स, ठीक है, आरसीएम बेसिस पे पेमेंट होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन आरसीएम बेसिस, ठीक है। मतलब आपको आपका एक ऐसा इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स किस बेसिस में पेमेंट होगा, जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट होगा आरसीएम बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपका इनवर्ड सप्लाई होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इनवर्ड सप्लाई का मतलब आपके लिए ये परचेज होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। एंड सेकेंड, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, इसका मतलब कोई भी जीएसटी नहीं लेना है। इसका मतलब ऊपर में जो लिए ना हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई, किसी में भी जीएसटी आपको नहीं लेना है। मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और भी कोई जीएसटी यदि होता है, जीएसटी जैसे जीएसटी कंपनसेशन सब होता है, तो आप किसी भी जीएसटी को आपको कंसिडर नहीं करना। मतलब सारा सेल्स एक्स ऑफ जीएसटी चाहिए, सारा सेल क्या चाहिए आपको, एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, बिना जीएसटी का चाहिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। हेडिंग करते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑन एग्रीगेट टर्नओवर। on aggregate turnover. Question 1. A computation of aggregate turnover अमाउंट रुपीज का कॉलम। बताइए क्या क्या दिया क्वेश्चन, देखिए आपने। फर्स्ट हम लोग का सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स आपको लेना है, भले ये इंटर स्टेट हो या फिर इंट्रा स्टेट हो। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो टैक्सेबल गुड्स है उसका सप्लाई आप करिएगा, उसको लेना आपको, ठीक है, 40 लाख। फिर आपको चाहिए सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगला दिया है सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, आएगा 60 लाख। पर सारा का सारा फिगर हम लोग क्या होना चाहिए, एक्स जीएसटी। मतलब जीएसटी यदि इंक्लूड होगा तो उसको हटाएंगे, ध्यान रखिएगा। जीएसटी यदि इंक्लूड रहेगा तो उसको हटा देंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आप सर्विस का भी एक्सपोर्ट करते हैं, 40 लाख। सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, इसका वैल्यू आपका 8 लाख रुपीस है, ये भी लेना हमको, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। गुड्स सेंट टू ब्रांच मतलब स्टॉक ट्रांसफर है, ये क्या हम लोग का ब्रांच ट्रांसफर है। गुड्स सेंट टू ब्रांच मतलब ये स्टॉक ट्रांसफर है, क्या हम लोग का स्टॉक ट्रांसफर। पर ध्यान रखना स्टॉक ट्रांसफर कब नहीं लेते हैं, यदि आपका क्या डिफरेंट हो, हैविंग डिफरेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इन सच केस उसको मत लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होने का मतलब विद इन सेम स्टेट में
ब्रांच आपका होना चाहिए। ठीक है, कितना होना बताइए आपको, 40 लाख प्लस 60 लाख प्लस 10 प्लस 8 मतलब 110 एंड 14 124 लाख, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एग्रीगेट टर्नओवर। नंबर 1, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 60 लाख का है आपका, लेकिन आपको बोला है इंक्लूडिंग जीएसटी उसमें 5 लाख का है, तो 5 लाख आपको हटाना पड़ेगा। आपको एक्स ऑफ जीएसटी चाहिए, एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। इंटरेस्ट इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, मतलब इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम नहीं लेना है आपको, पर आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल आपको लेना है। ठीक है, मतलब आप जो परचेज करिएगा, ठीक है, जिसके आरसीएम स्कीम के अंदर यदि आप परचेज करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं करना है, पर आप यदि आरसीएम स्कीम के अंदर आप बेचते हैं तो उसको कंसिडर करना है। ठीक है, आरसीएम क्या है आज डिस्कस नहीं करना हम लोग को, उसका अलग टॉपिक है। ब्रांच ट्रांसफर हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए ब्रांच ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट होने पर, ठीक है, ब्रांच ट्रांसफर नहीं लिया जाएगा, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर आने पर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ aggregate turnover, aggregate turnover, amount rupees का कॉलम आई, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या नहीं लेना आपको बताइए, तो 60 लाख में से जो जीएसटी पार्ट है 5 लाख आपको नहीं चाहिए, कितना लेना, 55 लाख। इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, इनवर्ड सप्लाई आप इसमें लीजिएगा, आरसीएम नहीं लेना आपको, इनवर्ड सप्लाई आरसीएम नहीं लेना, पर आउटवर्ड रहेगा तो आएगा। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम 3 लाख, एंड ब्रांच ट्रांसफर having separate registration, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट होने पर मत लेना, डैश। ठीक है, टोटल 58 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर क्वेश्चन अभी तक सीओ नहीं पूछा है, इसका मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए अगला जो हम लोग का प्रॉब्लम एरिया है उसका नाम है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब जीएसटी का बिलिंग हम लोग किस पॉइंट पे करेंगे या किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब किस पॉइंट पर हम लोग जीएसटी, ठीक है, हम लोग जीएसटी का बिलिंग करेंगे या फिर जीएसटी हम लोग अप्लाई करेंगे। जीएसटी में लेवी करते हैं, लेवी करने का मतलब बिल में जो लिखी थे ना एट जीएसटी, ये किस पॉइंट पे करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सप्लाई। पॉइंट ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 बोलता है गुड्स के लिए, ये पॉइंट ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स यदि होता है। सेकेंड टॉपिक हम लोग का है प्रॉब्लम ऑन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉट मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब आप किस पॉइंट पर टैक्स लीजिएगा, जीएसटी किस पॉइंट पर आपको लेना है, ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट का नाम है हम लोग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या बोलेगा फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, मतलब सप्लाई का टाइम क्या है, किस टाइम किस समय पर आपका गुड्स बिक गया, ठीक है, जब आपका गुड्स बिकेगा उसी टाइम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, बिलिंग करना पड़ेगा। रूल बोलता है कि देखिए
यदि आपका फॉरवर्ड सप्लाई है, फॉरवर्ड सप्लाई का मतलब आरसीएम नहीं है आपका। फॉरवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहां पर रेसिपिएंट जीएसटी सप्लायर को देगा, ठीक है, एंड सप्लायर जीएसटी किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ऐसा जो स्कीम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड सप्लाई। फिर सुन लीजिए, फॉरवर्ड सप्लाई में जो सेलर होता है, सिंपल भाषा में सेलर जो है बायर से जीएसटी लेगा, बायर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, उस जीएसटी को गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। आरसीएम में क्या होता है, आरसीएम में क्या होता है, जो बायर है वो बायर जीएसटी सेलर को नहीं देगा, बायर जीएसटी डायरेक्टली किसको देगा, बायर जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। इसका मतलब जब रिसिपिएंट ही जीएसटी पे करे गवर्नमेंट को तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यदि आपका फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आपका होगा डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब आपने किस डेट को बिल बनाया, ठीक है, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब आपको बिल बनाने का लास्ट डेट आपका क्या था, बिल बनाने का आपका लास्ट डेट क्या था। बिल बनाने का लास्ट डेट क्या होता है, जब गुड्स आप बेचिए ना तो गुड्स आपको डिस्पैच करना पड़ेगा, गुड्स आपको भेजना पड़ेगा, तो गुड्स का मूवमेंट के समय आपको बिल देना पड़ेगा। विदाउट बिल आप गुड्स भेज नहीं सकते हैं। इसका मतलब जिस डेट को हम लोग गुड्स का मूवमेंट करते हैं वही लास्ट डेट होता है, वो हम लोग क्या कहलाता है, लास्ट डेट होता है। इन दोनों डेट में जो डेट अर्लियर फॉल करेगा, ध्यान रखिएगा बात, जो डेट क्या फॉल करेगा, अर्लियर फॉल करेगा, वही कहलाएगा आपका, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि आरसीएम स्कीम में है, आपका गुड्स यदि आरसीएम में बिकता है, आरसीएम का मतलब आप बेचे हैं पर आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेना है, आपका जो रेसिपिएंट है जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। उस केस में उसका पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होगा, पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स मतलब जिस डेट को आपको मिला है, गुड्स आपको जिस डेट को मिला है। सेकेंड आपका डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, मतलब जिस डेट को आपने पेमेंट किया है। एंड थर्ड आपका इनवॉइस डेट प्लस 31 डेज, इनवॉइस डेट प्लस उसमें कितना ऐड करना आपको, 31 डेज ऐड करना, मतलब इनवॉइस डेट में आपको 31 डेज आपको ऐड करना है। इसका मतलब डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इशू ऑफ इनवॉइस के 30 दिन के बाद जो अगला डेट पड़ेगा, उसी डेट को आप क्या बनाइएगा, उसी डेट को वही डेट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, मतलब पॉट कहलाएगा। एकदम क्लियर, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब आरसीएम स्कीम होता है, आरसीएम स्कीम। यदि आप आरसीएम स्कीम में फॉल करते हैं, यदि आप आरसीएम स्कीम में आते हैं, ठीक है, आरसीएम स्कीम का मतलब जहां पर आप रिसिपिएंट हैं, आप रिसिपिएंट है और आपको क्या करना है, आपको जीएसटी किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। उस समय आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, मतलब आपने किस डेट को गुड्स रिसीव किया, ठीक है। सेकेंड डेट ऑफ पेमेंट, आपने किस डेट को पैसा पेमेंट किया, किस डेट को आपने पैसा पेमेंट किया। थर्ड आपको क्या देखना है कि इनवॉइस डेट, मतलब आपको बिल में जो डेट लिखा रहेगा ना, बिल में 30+31 कर लेना, ठीक है। बिल में क्या करना है, देखिए इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज क्या था, फॉरवर्ड चार्ज में हम जीएसटी बायर से लेंगे और गवर्नमेंट को देंगे, जीएसटी बायर से लेंगे और किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। अच्छा आरसीएम में क्या है, आरसीएम में क्या है कि हमको जीएसटी, हम आरसीएम में जीएसटी हमको कौन नहीं देने वाला है, ठीक है, हमको जीएसटी हमको किससे नहीं लेना है, हमको बायर से जीएसटी नहीं लेना है, ठीक है, या फिर हम ही बायर हैं, जीएसटी बायर से नहीं लेना मतलब हम ही बायर हैं, और हम किसको देंगे, हम गवर्नमेंट को देंगे। आइए फिर से हम रिकैप कर रहे हैं। टॉपिक 2, पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ
यदि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉर गुड्स, यदि गुड्स होता है, गुड्स, इसमें दो चीज देखना आपको। सबसे पहले रूल फॉर फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस के लिए आपका रूल क्या है? फॉरवर्ड चार्जेस के लिए आपको क्या लेना है? डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल का क्या डेट है, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब ये डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। इन दोनों डेट में जो अर्लियर होगा, अर्लियर जो डेट अर्लियर फॉल करेगा वो लेना। ठीक है। रूल फॉर आरसीएम, रूल फॉर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें आपको 3 डेट लेना है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस डेट को आप गुड्स आपको मिला वो डेट लीजिए। सेकेंड आपको क्या लेना है? डेट ऑफ पेमेंट, मैंने आपने जिस डेट में वो पैसा दिया है, और इनवॉइस डेट में आपको ऐड करना 31 डेज, 31 डेज। ठीक है। इसमें जो अर्लियर फॉल करेगा, इसमें जो अर्लियर फॉल करेगा, मतलब आप यदि आरसीएम स्कीम में फॉल कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये 3 डेट में से जो डेट अर्लियर फॉल करेगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। आइए देखते हैं, सम्स देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय ए द सप्लायर ऑफ गुड्स टू बी। ए किसको गुड्स भेजा है? बी को भेजा है। ए सप्लायर है। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए इज नवंबर 15। कितने नवंबर को भेजा है? 15 नवंबर को भेजा है। 15 नवंबर को गुड्स को क्या किया है? भेजा है। डेट ऑफ रिसीट पर उसको मिला है कब? 19 नवंबर को। डेट ऑफ रिसीट से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है यही है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब जब गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं ना, जब गुड्स आप भेज रहे हैं ना, वो आप बिना बिल का आप नहीं भेज सकते हैं। एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय ए लिमिटेड है 28 अगस्त। डेट ऑफ पेमेंट नहीं चाहिए। डेट ऑफ पेमेंट जब आप आरसीएम स्कीम में आइएगा तब आता है। ठीक है। यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई आपसे पूछा है। आइए, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स will be earlier of, number A, date of invoice, date of invoice, इनवॉइस का क्या डेट है? देखिए आपका इनवॉइस का डेट है आपका 28 अक्टूबर 2021। सेकेंड आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस
ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब जिस डेट को ए लिमिटेड गुड्स को डिस्पैच करेगा, ठीक है, वो गुड्स को डिस्पैच किया 15 नवंबर को, उसको मिला 19 को, तो 15 ही लेंगे 2021। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, दोनों में जो अर्लियर होगा 28 अक्टूबर 2020 एकदम क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर Question number 4. Point of taxation in the following cases. Case 1, Case 2, Case 3. यहाँ पर 3 सम्स एक साथ है, यहाँ बेसिकली 3 सम्स एक साथ है, यहाँ पर 3 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3। ऐसा क्वेश्चन दिया आता है तो कैसे बनाएंगे, हम लोग ये कॉलम कर लेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ सप्लाई, यहाँ कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा तो पॉइंट ऑफ सप्लाई आप गुड्स का निकालिए, और कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लेंगे। क्या लेंगे हमेशा हम लोग, फॉरवर्ड चार्ज लेंगे, एकदम क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेशन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट, कैलकुलेशन फॉर पॉइंट ऑफ सप्लाई of goods. Case 1, Case 2, Case 3। सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, डेट ऑफ इनवॉइस चाहिए। डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या आपका, देखिए फर्स्ट केस में है आपका 7/7/21, सेकेंड में आपका है 2 Feb 21, थर्ड में आपका 4 April 21। नंबर बी, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का ड्यू डेट क्या हम लोग का, फर्स्ट वाले में 7/7/21 था, उसके बाद वाले 1/1/21 था, उसके बाद वाले 5/5/21 है, ठीक है। आपका टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका अर्लियर ऑफ ए एंड बी, ए और बी जो अर्लियर फॉल करेगा, बताइए इन दोनों में अर्लियर कौन फॉल कर रहा है, सेम 7/7/21 होगा। इसमें अर्लियर कौन सा है, ये फेब है, ये जैन है, तो जैन होगा। इसमें ये अप्रैल है, ये मई है, तो क्या डेट होगा आपका, अप्रैल होगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में डेट ऑफ पेमेंट भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट का कोई यूज नहीं करना है, क्यों, डेट ऑफ पेमेंट जब हम लोग आरसीएम स्कीम में आते हैं, ठीक है, आरसीएम स्कीम में हम लोग डेट ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आरसीएम कब यूज करेंगे, तो आरसीएम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में बोलेगा कि आरसीएम यूज करिए। जैसे देखिए हम आपको करवाते हैं, और याद रखिएगा बात, आरसीएम वाले केस में आप सेलर नहीं रहिएगा, ठीक है, आप क्या रहिएगा, आप बायर रहिएगा, ठीक है। तभी तो ना जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट किसको देगा, रेसिपिएंट और जीएसटी किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। रेसिपिएंट का मतलब होता है बायर, मतलब आप रिसीव किए हैं, ठीक है। यदि आप रेसिपिएंट होते हैं, ठीक है, तो आपको जीएसटी का पॉइंट ऑफ सप्लाई, मतलब आपको जीएसटी किस पॉइंट पे आपको देना है गवर्नमेंट को। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
बोला डीलर, रजिस्टर्ड डीलर परचेज गुड्स ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। रजिस्टर्ड डीलर गुड्स खरीदता जिसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, आरसीएम अप्लाई होगा, ठीक है। डिटेल्स आर गिवन बिलो। तो कैलकुलेशन क्या, लास्ट में फाइंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, कैलकुलेशन फॉर पॉइंट ऑफ सप्लाई अंडर RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। RCM का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉट मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अंडर RCM is earlier of, आपको सबसे पहले क्या लेना, नंबर 1 डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, मतलब किस डेट को आपको डिलीवरी मिला, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। आपको डिलीवरी कब मिला, देखिए तो डिलीवरी रिसीव्ड ऑन 7/7, देख लीजिए, चेक कर लीजिए 7/7/2022 को, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या बताइए, सेकेंड हम लोग का क्या था, सेकेंड हम लोग का था डेट ऑफ पेमेंट। आपने पेमेंट कब किया, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या आपका, देखिए 2/12/2022। थर्ड क्या चाहिए आपको, आपको डेट ऑफ इनवॉइस में, डेट ऑफ इनवॉइस में आपको क्या ऐड करना, आपको 31 डेज ऐड करना है। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस है आपका 7/7/22, उसमें 31 डेज ऐड कर लीजिए। 7/7 का मतलब होता है, 7/7 का मतलब होता है जुलाई ना, जून 6 होता है, जुलाई 7 हो चुका है, तो जुलाई का बचा है 24 डेज। क्यों 24 डेज, क्योंकि जुलाई 31 का होता है, तो 24 डेज जाने पर जुलाई चला गया, बचा कितना डेज, कितना 7 डेज, अगस्त का 7/8/2022। फिर से देख लीजिए, ये 7 जुलाई है, 7 जुलाई, इसमें 31 डेज ऐड करना है, तो 7 जुलाई, तो जुलाई में कितना बचा, 24 डेज बचा है ना। कैसे 24 डेज बचा है, तो जुलाई 31 डेज का होता है, ठीक है। तो 31 से 7 हटा दीजिए, 24 डेज, अब प्लस अगस्त का 7 डेज, 7 अगस्त होगा। अब देखिए तीनों में अर्लियर कौन सा, 7/7/2012 एंड 7/8/2022, तीनों डेट में, ये डेट में, ये डेट में और ये डेट में अर्लियर कौन सा फॉल करेगा, मैंने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आपका होगा 7/7/2022, 7/7/2022, ठीक है। ये कहानी किसका था, ये कहानी था हम लोग का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अच्छा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का, टाइम ऑफ सप्लाई आपका गुड्स का, ठीक है। यदि टाइम ऑफ सप्लाई या गुड्स का, गुड्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग का ना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या रूल है। यदि आप सर्विस सप्लाई करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या रूल है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, मतलब ये हम लोग की पॉइंट ऑफ टैक्सेशन गुड्स पर है। क्या पढ़ने वाले बताओ तो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, यदि आप फॉरवर्ड चार्ज में हैं, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब आप जिसको, जो रेसिपिएंट से आप क्या लेते हैं, रेसिपिएंट से आप जीएसटी लेते हैं और आप किसको देते हैं, गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्जेज, फॉर फॉरवर्ड चार्जेज। अच्छा फॉरवर्ड चार्जेज में दो केसेस है, दो सिचुएशन है, इसमें दो सिचुएशन। पहला सिचुएशन, इनवॉइस इशूड
इनवॉइस इशूड विदिन, सिचुएशन 1 है ये, विदिन टाइम पीरियड, विदिन टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब इनवॉइस आप समय के अंदर आप इनवॉइस आपने इशू कर दिया, ठीक है। एंड सिचुएशन 2 है आपका, सिचुएशन 2 है आपका इनवॉइस इशूड आफ्टर ड्यू डेट, मतलब आफ्टर टाइम पीरियड, मतलब विदिन टाइम पीरियड का मतलब है ड्यू डेट का देना। इनवॉइस इशूड विदिन टाइम पीरियड का मतलब विदिन ड्यू डेट, विदिन ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के अंदर आप इनवॉइस इशू करते हैं। अच्छा, इनवॉइस इशू करने का कोई डेट है क्या? आंसर है कि हाँ 30 डेज है, 30 डेज, ठीक है। मतलब स्टैट्यूटरी पीरियड है 30 डेज, स्टैट्यूटरी पीरियड है, स्टैट्यूटरी पीरियड मतलब लॉ में लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी पीरियड है आपका कितना डेज का है? 30 डेज, ठीक है। ये बाकी लोगों के लिए है। फॉर बैंक ये 45 डेज का है, 45 दिन के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। मतलब आपने जो सर्विस दिया है, सर्विस जब आपका कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर 30 डेज का टाइम हम आपको दिए, 30 डेज के अंदर आप बिल बना के अपने रेसिपिएंट को दे दीजिए, 30 डेज का टाइम है, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में कितना डेज का टाइम है आपका? 45 डेज का। यदि 30 डेज के अंदर या फिर 45 डेज के अंदर आप यदि बिल बना देते हैं, तो उसको हम लोग किस सिचुएशन 1 में उसको फॉलो करेंगे, उसका नाम रखेंगे इनवॉइस इशूड विदिन टाइम पीरियड, मतलब विदिन ड्यू डेट, ठीक है। इस केस में पॉट क्या होगा हम लोग का? पॉट इज अर्लियर ऑफ, पॉट क्या होगा हम लोग का? 2 डेट लेना पड़ेगा आपको, एक डेट ऑफ इनवॉइस एंड दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, दोनों अर्लियर। व्हाट इज अर्लियर ऑफ? डेट ऑफ इनवॉइस मतलब आप किस डेट को इनवॉइस बनाते हैं, एंड डेट ऑफ पेमेंट मतलब आपको पेमेंट किस डेट को मिलता है, अर्लियर। दोनों डेट में क्या लेंगे हम लोग? अर्लियर। ऐसा कभी हो कि आप ना इनवॉइस 30 डेज के अंदर नहीं बना पाए, ठीक है। इस केस में आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज क्या होगा? आपके लिए पॉट क्या होगा, ठीक है। आपके लिए पॉट होगा नंबर 1, जो डेट ऑफ इनवॉइस जो था फर्स्ट वाला उसको चेंज कर देना, डेट ऑफ कंप्लीशन लेंगे। डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब आप सर्विस किस डेट को कंप्लीट करते हैं, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस मतलब आप किस डेट को सर्विस कंप्लीट की हो, डेट लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड सेकेंड डेट ऑफ पेमेंट, अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट। इसमें जो अर्लियर फॉलो करेगा, जो अर्लियर, ठीक है, वो अर्लियर जो है वो भी आपको ले, वो डेट आपको लेना है, ठीक है। यदि आप आरसीएम में आते हैं, आरसीएम में फॉर आरसीएम मतलब आप एक ऐसा सर्विस आपने लिया है जिसके ऊपर जीएसटी आप गवर्नमेंट को सीधा दीजिएगा। आप जीएसटी सब सीधा किसको दीजिएगा? आप सीधा गवर्नमेंट को दीजिएगा, ठीक है। पॉट इज अर्लियर ऑफ नंबर 1 डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे? डेट ऑफ पेमेंट में ध्यान रखना है, कैश बुक एंड पासबुक पेमेंट करेंगे ना, तो कैश बुक एंड पासबुक में लिखते हैं ना, इन दोनों में जिसमें अर्लियर लिखा रहेगा, कैश बुक एंड पासबुक जिसमें अर्लियर लिखा रहेगा वो डेट ऑफ पेमेंट होगा। मतलब डेट ऑफ पेमेंट आपने जो पेमेंट किया है, तो पेमेंट को आप कहाँ लिखिएगा? आप कैश बुक में लिखिएगा, पासबुक में लिखिएगा, ठीक है। तो कैश बुक एंड पासबुक में जहां पहले लिखा जाएगा वो डेट ऑफ पेमेंट होगा आपका,
ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, पेमेंट करने के बाद 2 दिन बाद आपका स्टाफ उसको कैश बुक में लिखा, तो जिस डेट को आपने पेमेंट किया है, मतलब पासबुक में एंट्री ऑनलाइन पेमेंट किया तो आज ही पासबुक एंट्री हो जाएगा आपका ना, पासबुक तो आज ही बैंक तो आज ही रिकॉर्ड कर लेगा। इसका मतलब कैश बुक एंड पासबुक में जिसमें पहले एंट्री हो चुका होगा वो डेट ऑफ पेमेंट कहलाएगा। एंड इसमें इनवॉइस डेट प्लस 61 डेज। इनवॉइस डेट में कितना आप ऐड करना, इनवॉइस डेट में आपको ऐड करना 61 डेज आपको ऐड करना, ठीक है। आइए देखिए इसका सम्स करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग डेटा इज नोटेड from the record of X Limited supplier and Y Limited recipient of service covered by RCM। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को X Limited का नहीं करना है, किसका करना हम लोग को Y Limited का करना है। क्यों Y Limited करना है? क्योंकि Y Limited यहाँ पर X Limited को GST नहीं पे करेगा। Y Limited GST किसको देगा? GST सीधा गवर्नमेंट को देगा। सीधा किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, points of taxation for supply of goods under RCM is earlier of, लगा देना। नंबर 1, डेट ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन देखिए, डेट ऑफ पेमेंट क्या आपका, देखिए क्वेश्चन, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वाई लिमिटेड, पेमेंट बाय वाई लिमिटेड 21 को एज पर अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड अमाउंट डेबिटेड इन द बैंक करंट अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड। मतलब अकाउंट में 21 दिसंबर को लिखा है, लेकिन पासबुक में डेबिट हुआ 20 दिसंबर को। तो कौन सा डेट लेंगे हम लोग बताइए, तो 20 दिसंबर लेंगे, मतलब अर्लियर ऑफ कैश बुक एंड पासबुक एंट्री। सेकेंड आपको क्या चाहिए बताइए, इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट में 61 डेज आपको ऐड करना है, 61 डेज। मतलब इनवॉइस डेट यहाँ पर है 15 अक्टूबर 21, उसमें 61 डेज ऐड कर दीजिए। अक्टूबर 31 का होता है, तो 16 डेज ऐड करने से आपका अक्टूबर खत्म हो जाएगा। अक्टूबर के बाद आपको नवंबर माना पड़ेगा, नवंबर आपका 30 डेज का होता है। कितना हो गया आपका 46 डेज हो गया, बचा कितना डेज आपका 15 डेज, दिसंबर 15 ना। ऐड करने से कितना हो रहा है, देखिए उसको ऐड करने से कितना हो रहा है 1 and 4 3 1 4 5 61 हो गया ना, 61 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये होगा कि आपका 15 दिसंबर 2021। ध्यान सुनिएगा, फिर सुनिएगा। मतलब यहाँ पर आरसीएम स्कीम में ठीक है, जो सप्लायर ऑफ सर्विस एक्स है, ठीक है, उसको जीएसटी नहीं देना है, सप्लायर को नहीं देना है। रिसिपिएंट जो रिसीव करेगा, रिसिपिएंट किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो रिसिपिएंट कैसे निकालेगा? ठीक है, रिसिपिएंट का निकालने का तरीका क्या है? रिसिपिएंट का निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताए हैं? डेट ऑफ पेमेंट लेना। डेट ऑफ पेमेंट लेते समय कैश बुक एंड पासबुक में जिसमें अर्लियर एंट्री हुआ है उस डेट को लेना। कैश बुक एंड पासबुक में किसमें अर्लियर एंट्री हुआ, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने कैश बुक में लिखा है, कैश बुक मतलब अकाउंट्स, आपका अपना अकाउंट्स 21 दिसंबर को, और आपने पासबुक में लिखा है 20 दिसंबर को। तो डेट कौन सा होगा? 20 दिसंबर, 20/12/2021। इनवॉइस डेट क्या आपका? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका 15 अक्टूबर है।
तो 15 अक्टूबर में आपको 61 ऐड करना है। तो 15 अक्टूबर के बाद 61 डेज, 15 अक्टूबर के बाद कितना डेज आपका 61 डेज आपको चाहिए। 15 अक्टूबर के बाद 61 डेज का कैसे निकालेंगे बताइए। तो इसमें अक्टूबर का 16 डेज लेने से अक्टूबर खत्म, 31 अक्टूबर होता है, ठीक है। 30 डेज आपको नवंबर का लेना है, तो नवंबर खत्म, बचा 15 डे दिसंबर का। इस डेट में अर्लियर कौन सा है, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका, द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन 15 दिसंबर 2021। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, मतलब सप्लाई और सर्विस के ऊपर छोटा क्वेश्चन हम लिखेंगे। एग्जाम्पल, ICICI बैंक has provided service worth rupees 10 lakh to its clients on 15th October 2023 and invoice is issued to client on 28th November 2023. Finds point of taxes। आपको बताना है इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस सम्स में ये चेक करना चाहिए, कि उसने इनवॉइस टाइम पे इशू किया कि नहीं। तो देखिए सर्विस कब कंप्लीट किया, 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर के बाद नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर के लिए इनवॉइस इशू करने का 30 डेज का टाइम है, और बैंकिंग सेक्टर के लिए 45 डेज का टाइम है। इसका मतलब आपका सर्विस खत्म हुआ है 15 अक्टूबर को। तो आप 15 अक्टूबर को आप सर्विस कंप्लीट किए, उसके बाद आपके पास 45 डेज का टाइम है। 45 डेज का मतलब होता है कि आप कब तक अपना इनवॉइस आप दे सकते हैं। तो अक्टूबर का आपका 16 हटा दीजिए, 16 डेज, ठीक है। तो बचा फिर भी कितना, 45 में से 16 हटाइए आप, 29 डेज, मतलब 29 नवंबर तक वो इनवॉइस दे सकता था। पर इनवॉइस दिया है कब, 20 नवंबर को। इसका मतलब यहाँ पर इनवॉइस इशूड विद इन द ड्यू डेट है, मतलब सिचुएशन 1 में फॉल कर रहा है, सिचुएशन 1, ठीक है। हम आपके समझने के लिए थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कंप्लीट करने का डेट क्या था उसका है 15 अक्टूबर 2023, ठीक है। इसका मैच डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। अच्छा, इसका इनवॉइस इशू करने का मैच डेट क्या था इसका बताइए। तो 15/10 को आपने सर्विस दिया,
15 उसको आपने सर्विस दिया, उसके बाद आपके पास टाइम है 45 डेज का। 45 डेज का टाइम है आपके पास, 45 डेज का। इसका 16 ऐड करिए, इसमें 16 हटा के इसमें ऐड करिए, अक्टूबर खत्म, बचा 29 नवंबर 2023 तक ये इनवॉइस इशू कर सकता था। तो इनवॉइस इशू कब कर दिया हो? इनवॉइस इशू कर दिया हो, ठीक है, 20 नवंबर को। एक्चुअल डेट ऑफ issue of invoice, issue of invoice age 28th is 28th November 2023. It means the bank has issued invoice within the due date. Hence, what is earlier of, इसका पॉट क्या होगा? इसका पॉट होगा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या था उसका? 20/11/2023 एंड डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट क्वेश्चन बैक करना होगा आपको। फाइंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन assuming payment is received on 25th November 2023। मतलब पेमेंट डेट चाहिए था, क्वेश्चन उन्होंने मिस कर गए, पेमेंट डेट बाद में उठा दी। डेट ऑफ पेमेंट क्या है उसका बताइए? डेट ऑफ पेमेंट है उसका मतलब, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब सर्विस का जो पेमेंट मिला है उसका डेट है 25 नवंबर। देयरफॉर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा इसका? दोनों अर्लियर, ठीक है, 20th नवंबर 2023, 20th नवंबर 2023। क्लियर? आइए एक एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल, X Limited provided service to its clients valued ₹5 lakh and completed on 10th August 2023. Invoice prepared on 20th September 2023 and payments received on 10th September 2023।
फाइंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अच्छा यहाँ देखिए बैंकिंग कंपनी नहीं है। बैंकिंग कंपनी नहीं होने का मतलब होता है कि आपको अपना इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, 30 डेज का मतलब आप काम खत्म किए कल 10 अगस्त को, इसका मतलब आपका इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 30 डेज बाद में। 30 डेज का मतलब हो गया 21 डेज ऑफ अगस्त एंड 9 डेज ऑफ सितंबर। 9 सितंबर तक आपको इशू करना चाहिए था, पर आपने कब इशू किया? 20 सितंबर को। ठीक है, तो लिखेंगे हियर, इसमें आप अपना कहानी नहीं लिखना होगा। इनवॉइस इज इशूड आफ्टर the statutory time limit of 30 days. Hence, time of supply of service is earlier of number 8, date of completion and date of payment. Date of completion. Date of completion क्या आपका? 10/8/2023 B. Date of payment क्या आपका? Date of payment आपका डेट ऑफ पेमेंट है 10 सितंबर 2023। Therefore, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? टैक्सेशन आपका दोनों अर्लियर जो होगा वो कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एसेसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC हम लोग कैसे शो करते हैं। ये वीडियो यदि आपको बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो कि बच्चे लोग के लिए यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स लोग में ज़रूर सर्कुलेट करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम आपका 2 फेब को ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।